राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। एक जो हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं आंध्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और सत्ता के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, अमित शाह और जेपी नड्डा से इनका मुलाकात और एनडीए में इनके जुड़ने की खबर कितनी अहम है? क्या सियासी असर होगा इसका दक्षिण की सियासत पर? राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम इस बात को ले लेते हैं कि देखिए, बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दक्षिण में अपना एक वसच, मतलब एक फुटहोल्ड बना ले किसी तरह से। और उसी दिशा में ये एक और एक पहल है कि अगर सीधी तरह से अपनी पार्टी के द्वारा जीत नहीं पाए तो एक अलायंस पार्टनर बना के उसके द्वारा जीतें, और उसके बाद की बात जो बीजेपी करती है वो हम सबको पता है। लेकिन क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो खेल, जैसे आपने बताया कि 25 सीटें हैं, लोकसभा सीटें, उसमें सिर्फ 3 सीटें टीडीपी को मिली थी पिछली बार, और उनको उम्मीद है कि इस बार जो है 15-20 से ज्यादा सीटें वो लाएंगे। लेकिन देखिए राम प्रकाश जी, 2-3 चीजें हुई हैं इन पिछले कुछ सालों में। सबसे पहले तो ये है कि आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, मतलब उसी के 3 भाग बढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि जब आप अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल करके 3 देश के मतलब राज्य के कैपिटल बना देते हैं, तो कुछ सोच समझ के किया जाता है। वो किस तरीके से आपको मैनेज करना है, वो सिर्फ कैपिटल चेंज करने की बात नहीं है, उसमें आपके किस तरह से आपने सिस्टम को चलाना है, उस तरह से। तो जगनमोहन रेड्डी ने ये कुछ सोच समझ के ही बनाया है, और इसका प्रभाव आपको लोकसभा और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें साफ नजर आएगा। अब आ जाते हैं कि चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए में क्यों आना चाहते हैं। उसके 2-3 कारण मैं बता सकता हूं कि देखिए, एक तो ये है कि उनको लग रहा है कि जगनमोहन रेड्डी का अब जो एक प्रभाव था और एक इंप्रेशन था वो कम होते जा रहा है। एक दूसरा, उनपे ईडी का शिकंजा कभी भी अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं कसा जा सकता है। और तीसरा, जो वोट है वो स्प्लिट होंगे शर्मिला और जगनमोहन रेड्डी के वाइस जगनमोहन रेड्डी पार्टी के बीच में। तो अब चंद्रबाबू नायडू ये आंकलन लगा रहे हैं कि ऐसे में अगर वो जनता के, आंध्र प्रदेश की जनता को यह बता सके कि देखिए, जैसे आपने बताया कि जो 100 दिनों में जो मतलब जो जगनमोहन का राज था, जो लोगों को परेशानी थी, आप अगर उनके भाषण अभी पिछले हफ्ते के सुने तो उसमें उन्होंने गरीबी के बारे में बात किया है, किसानों की उन्नति के बारे में बात किया है, और आंध्र प्रदेश को रिटर्न टू द पास्ट ग्लोरी, जो पुराना ग्लोरी था वहां तक ले जाने की बात। और दूसरी में सबसे बड़ी बात राम प्रकाश जी, जो आंध्र प्रदेश से निकल के आ रही है कि टीडीपी और जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की है, जो उनके साथ जो मिलके लड़ने का, और 2014 के बाद ये दोबारा से फिर मिल रहे हैं एनडीए में आने का, तो यहां पे 10 सीट देने की बात चल रही है, और 15 सीट टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच में बांटा जाएगा। क्या है कि ये पवन कल्याण जो है गोदावरी बेल्ट में थोड़े से काफी अच्छा प्रभाव है उनका, तो वो बेल्ट जो है वहां पे इनको उम्मीद है कि एक सबसे मुख्य बात राम प्रकाश जी ध्यान रखिएगा, बीजेपी लोकल लीडरशिप नहीं बना पाई है इतने सालों में साउथ में। मैंने ये बात पहले भी आपके प्रोग्राम में कही थी, और दोबारा से इस बिंदु को मैं दोबारा से रखना चाहता हूं। आज के दिन पे दगुबती पुरंदेश्वरी के अलावा कोई ऐसा चेहरा बीजेपी का आंध्र प्रदेश में नहीं है जिसे बीजेपी आगे रख के
चुनाव में जा सके। ऐसे में अगर आप देखें कि वाईएसआर कांग्रेस के पास जगनमोहन रेड्डी है, कांग्रेस के पास शर्मिला है इस वक्त, और जनसेना के पास जो है पवन कल्याण है, यानी ये प्रमुख चेहरे हैं और इनको लोग जानते हैं। तो क्या ये महत्व रखता है कि 10 सीटों से बीजेपी खुश हो जाएगी और संतुष्ट हो जाएगी? देखिए, अभी जो अगर गठबंधन होता है इस सारी पार्टियों के, आंध्र प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ विलय करेगी या मिलके लड़ेंगी, तो उनको एक फुटहोल्ड मिल जाएगा। जो बात बनाया, फुटहोल्ड मिलते ही उनको ये लगेगा कि साउथ में जो है वो घुस पाएंगे। एक आखिरी बिंदु बता के मैं यहां विराम करूंगा, वो है कि देखिए, उनको चुनौती मिलेगी इस वक्त कांग्रेस से, क्योंकि देखिए तेलंगाना में अगर आपने देखा कि कर्नाटका में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और हिमाचल का हवाला देके कहा, देखिए हमने जो वायदे किए वो हमने लागू कर दिए। और अगर कर्नाटका में आप देखें तो कर्नाटका में भी उन्होंने किया। उसके बाद जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो उन्होंने कर्नाटका का हवाला दिया कि देखिए हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे कर दिए। अब होगा क्या कि आंध्र प्रदेश में जब चुनाव के लिए जाएंगे तो तेलंगाना का वास्ता देंगे, देखिए हमने एक युवा नेता को सामने रखा है। और यहाँ पे तो शर्मिला को जब आगे कर दिया है उन्होंने, तो युवा नेता और एक नारी शक्ति, ये दोनों का सामने रखना पड़ेगा। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू एक युवा नेता और एक नारी शक्ति के सामने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतलब परेशानी कर सकते हैं। इस बात को बीजेपी जानती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करेगी कि टीडीपी को पुश करके और छोटी मोटी जो भी पार्टियां हैं उनको साथ में लेके किसी तरह से लोकसभा की 25 सीट में से कम 18 सीट या 20 सीट तक अपने पास कर लें। राम प्रकाश। राजेंद्रन सर, एक चीज और है, चंद्रबाबू अभी जो मैंने शुरू में एक वीडियो दिखाया था किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है उनको अपने बगल की कुर्सी पर बैठाने के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। जब नहीं बैठते हैं, फिलहाल मतलब नहीं बैठने का मतलब यह है कि जब वो गठबंधन में नहीं आते, एनडीए के साथ आने की बात हो रही थी, फिर वो गठबंधन में तब वो हामी नहीं भर रहे थे आने के लिए, क्योंकि तब उस समय इंडिया अलायंस की भी बातचीत चल रही थी, ये सारी चीजें भी थी। उसके बाद फिर इनके ये जो है एक यात्रा में होते हैं और उस यात्रा के दौरान इनकी वैनिटी वैन से ही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2016 का मामला था, कौशल विकास को लेकर के एक मामला चल रहा था जिसमें 250 करोड़ रुपए के हेरा फेरी का इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। और उसके बाद जो है राज्य की आपराधिक जो जांच विभाग होता है, सीआईडी, वो इनको अरेस्ट कर लेती है। 52 दिन जेल में रहते हैं, फिर जेल से जमानत पर आते हैं, स्वास्थ्य कारण और ये सारी चीजें। और अब जो है वो उनकी मुलाकात होने जा रही है और ये तय है कि ऑलमोस्ट कि वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। आतमजीत सर जो बात कह रहे हैं कि डर के मारे ये क्षेत्रीय दल जो है वो एनडीए के साथ मिल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये क्षेत्रीय दल इनके साथ डर के मारे भी अगर मिल रहे हैं तो क्या इनके लिए 100% काम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उनका भी अपना होगा। तो इन चीजों से क्या क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आतमजीत सिंह ने जो बात रखी थी कि अगर ये उल्टा पड़ जाए कि स्टेट की सरकारें जो हैं और उनकी जो एजेंसीज जो है, अगर केंद्रीय मंत्रियों पे या जो वहां से हैं उन पे उस तरीके का कार्रवाई करें तो सोचिए क्या होगा देश के। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। हमारे एक मंत्री होते थे कॉमर्स के, मुरसोली मारन, उनको जयललिता मुख्यमंत्री थी वहां पे, और जब वो गए थे उनको घर से उठवा लिया था। और मतलब ये सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इतिहास में ऐसे वाक्य नहीं हुए हैं, हमारे पास हैं। और उसका जो खामियाजा जयललिता ने उठाया कि उसके बाद वो उठ नहीं पाई वहां से उस किस्से के बाद। तो ये चीजें होती रहेंगी राजनीति में। लेकिन देखिए राम प्रकाश जी, जो मुद्दा है कि क्या
राज्य सरकारें डर के काम करेंगी और अपनी बात ना रख के एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो जो कि एक यूनिटरी स्टेट बनाने की देश को भारत को एक यूनिटरी एंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है, उसको रोक पाएंगी वो बड़ा सवाल है। कितने स्टेट्स खड़े हो पाएंगे? आज तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के मुख्यमंत्री अगर खड़े हुए हैं जो फाइनेंस कमीशन की जो आवंटन हुआ है उसके खिलाफ, क्या बाकी राज्य सरकारों को खड़े नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनके साथ भी परेशानी हुई है, उनके भी आवंटन कम हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनको ज्यादा मिल गए, उनको भी कम हुआ है। लेकिन जब राज्य सरकारों की फाइनेंस की बात आती है, तब जब तक इस चीज को देखिए, यहीं पे नीति आयोग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से वो राज्यों को एक मौका दे और अपनी बात रखने का। अब सड़कों पे अगर राज्य सरकारें और उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरीके से इस वक्त की सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की, ये कोशिश कर रही है कि सारी की सारी राज्य की सरकारें और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो वही करें जो ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका विद्रोह आपको सड़कों पे ही नजर आएगा। और आज अगर मुख्यमंत्री उतरे हैं तो लोग साथ साथ उतरेंगे। और हमने ईवीएम के मामले में देखा कि लोग उतर गए हैं सड़कों पे। और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि हर राज्य में ये बात को लेके आगे बढ़ रहा है। न्यायालय अभी तक खामोश है, हम लोगों को कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है वहां से इस विषय में। ना ही जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात, जो हमारे संविधान में फेडरलिज्म की बात की गई थी और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस चीज को बताया था कि यह कोर रहेगा भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में। क्योंकि देखिए, इससे जुड़ा हुआ हर राज्य की आत्मीयता है, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो ग्रोथ है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि उनकी इकोनॉमी, उनकी ग्रोथ, वो भी प्रभावित जब होने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसा विषय बन जाएगा जहां पे देश को खामियाजा उठाना पड़ेगा। और देखिए, ये जो अभी मुख्यमंत्री जो दिल्ली में है, वो किसी एक नेता ने कह भी दिया है, देखिए साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो एक नैरेटिव है वो बढ़ जाएगा। आज किसी अखबार में मैंने ये साक्षात्कार पढ़ा था कि वो कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बन जाएगा क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार ये सोच के चल रही है कि नॉर्थ के हम राज्यों में जीत जाएंगे और आंध्र प्रदेश में भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब जो चीज मैंने बताई थी कि ना तो उनकी स्टेट लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि जो बीजेपी की बात को आगे रख सके, और वो क्षेत्रीय दलों को आगे करके अपना वहां पे एक इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो राम प्रकाश जी, मोटा मोटी देखिए, इस वक्त जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें काफी चीजों का एक तरीके से हम लोगों को देश का जो आगे चलेगा वो क्या चित्र बनेगा वो हमको नजर आ जाएगा। जिस तरह से खरगे जी कहते हैं कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे, ये भी होने की संभावना है अगर यही हालचाल रहा। जब अगर एक ही पार्टी जो 370 की बात कर रही है, 370 सीटों की और 400 की, तो वो 400 क्या 500 भी सीटें करवा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये देखिए, प्रजातंत्र बिना विपक्ष के केंद्र में और राज्य में देश के संविधान और देश का जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक नहीं है। राम प्रकाश जी।